हेलो एवरीवन, ये टेस्ट पेपर 32 है विजन आईएएस का और फुल लेंथ है टेस्ट पेपर 8। इसमें 75 क्वेश्चंस हो गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। इसमें सुर्खियों में द्वीप और यहाँ पर देश दिए हुए हैं। अगालेगा जो द्वीप है ये मालदीव का ना होकर ये मॉरिशस का है। मॉरिशस के दो बाहरी द्वीप हैं और ये मॉरिशस द्वीप से लगभग 1000 किलोमीटर उत्तर में हिंद महासागर में स्थित है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है असम्पसन। जो असम्पसन द्वीप है ये सेशेल्स का मुख्य द्वीप है, ना कि मॉरिशस का है। फिर है यहाँ पर सोलोमन। जो सोलोमन द्वीप है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का नहीं है, जबकि ये ओसेनिया में पापुआ न्यू गिनी का है, ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते ही हैं। ये इस द्वीप पर किसका अधिकार है और ये द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो इसमें कोई भी सही नहीं है, डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 77। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया प्रतिबिंब मॉड्यूल मुख्य रूप से किस प्रकार के अपराध पर केंद्रित है। यह है साइबर अपराध। साइबर अपराध पर जो प्रतिबिंब मॉड्यूल है ये है साइबर अपराध से रिलेटेड। ए आंसर इसका करेक्ट है। जो थीम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा आते हैं और जो 2024 का पेपर था GS1 का उसमें स्टेटमेंट में भी पूछे गए थे कथन 1 कथन 2, कम से भी कम 6 से 7 सवाल थे उस पर। प्राय सुर्खियों में रहने वाले और सी सेट में भी थे। प्राय सुर्खियों में रहने वाले स्प्रिंग पहल किससे संबंधित है ये देखना है। जो स्प्रिंग पहल है और जो थीम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो दीर्घकालिक जो लॉन्ग टर्म के लिए उसमें स्टेटमेंट में दिया हुआ होता है वही मोस्टली होता है उसका आंसर। इसमें यहाँ पर 2030 तक प्रकृति की क्षति को रोकना यह पुनर्बहाली संबंधी पहल से। सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 79। कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है। भारत सरकार अनुच्छेद 3 के तहत साधारण बहुमत से अपने क्षेत्र का एक हिस्सा किसी विदेशी राज्य को सौंप सकती है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है। इसमें जो अनुच्छेद 3 है इसमें यहाँ पर बोला हुआ है जैसे राज्यों का गठन और जो राज्यों की सीमाएं होंगी उसमें परिवर्तन, भारत के भीतर जो अन्य क्षेत्र हैं उनको समायोजित किया जाता है। तो पहला कथन तो गलत है। दूसरा कथन है यहाँ पर पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन के लिए अनुच्छेद 3 के निर्मित कानून अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन नहीं माना जाता है। जो यहाँ पर पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, इसमें 368 के तहत नहीं माना जाता है। चौथी अनुसूची तो जो राज्यसभा होती है उसमें किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी वो बताया हुआ है और पहली सीट तो राज्यों से रिलेटेड है। तो यहाँ पर इसमें पहला कथन गलत है और दूसरा सही है। यहाँ पर तो इसका पहला गलत और दूसरा सही, तो डी ऑप्शन इसका सही है। और एक संविधान संशोधन है जो 100वां संविधान संशोधन है जो बांग्लादेश से रिलेटेड है। इसमें 2015 में भारत और बांग्लादेश जो भूमि समझौता है इसमें यहाँ पर बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया गया था जो भी लैंड का पार्ट था। इसमें नेक्स्ट है 80। कॉरपोरेट बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो कॉरपोरेट बॉन्ड होते हैं, जो कॉरपोरेट बॉन्ड होते हैं ये ऋण प्रतिभूतियां होती हैं। कॉरपोरेट बॉन्ड ऐसी ऋण प्रतिभूतियां हैं जो सदैव कंपनी की परिसंपत्तियों द्वारा सदैव, यहाँ पर बोला है सदैव कंपनी की परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित होती हैं। ये सुरक्षित भी होते हैं और असुरक्षित भी होते हैं क्योंकि ऋण प्रतिभूतियाँ होती हैं। और जो ऋण बॉन्ड होंगे उनको जारी करने के लिए जो कंपनी होगी परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित होंगे। और लेकिन यहाँ पर जो असुरक्षित बॉन्ड होते हैं जैसे कि डिबेंचर हो गए वो कंपनी की साख पर निर्भर होते हैं, सुरक्षित होंगे या असुरक्षित होंगे। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है ये सामान्यतः सरकारी बॉन्ड की तुलना में अधिक ब्याज दर प्रदान करते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पर सरकारी बॉन्ड की तुलना में अधिक ब्याज दर प्रदान करेंगे। तीसरा ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार केवल 18%, जो बाजार है केवल 18%। और यहाँ पर जबकि चीन में
80% है। ये चीन में 80% नहीं है, यहाँ पर भारत में तो 18% है, जबकि चीन में 80% नहीं है। ये कोरिया में दिया हुआ है और कोरिया का ये 80%, जबकि चीन का है 36%। जो सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जो कॉरपोरेट बॉन्ड है भारत में 18% है। ये स्टेटमेंट के रूप में भी आ सकता है, पहला ही इसमें, दूसरा ऑप्शन ही ओनली गलत है, सॉरी सही है, तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 81, आरबीआई द्वारा शुरू किए गए डिजिटल रुपए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं और इसमें देखना है कौन सा यहाँ पर कथन सही है। पहला है यहाँ पर, इसका उपयोग अंतर बैंक निपटान के लिए किया जा सकता है। पहला ऑप्शन इसमें ठीक है, जो आरबीआई द्वारा यहाँ पर डिजिटल रुपए इसका अंतर बैंक निपटान के लिए किया जा सकता है। और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई है डिजिटल रुपया, ये केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा है, सीबीडीसी आ सकता है ये भी उसमें स्टेटमेंट के रूप में। और ये यहाँ पर इसका उपयोग जो किया जाता है अंतर बैंक निपटान के रूप में किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है, इसे समाप्ति तिथि के साथ जारी किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर, दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, जो समाप्ति तिथि होगी उसके साथ इसको जारी किया जा सकता है। वाणिज्यिक इसमें प्रतिबंध भी होंगे। और यहाँ पर जैसे कि डीबीटी योजनाएं होती है, कर्मचारी भत्ते और जियो फेंसिंग समाप्ति तिथि, इसके अंतर्गत सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो डिजिटल रुपया है, प्रोग्रामेबिलिटी भी इस तरीके के साथ आ सकता है। ये भारतीय रिजर्व बैंक की देयता नहीं है, ये भारतीय रिजर्व बैंक की देयता है, तो इसमें ये गलत है, तीसरा ऑप्शन। और यहाँ पर ये 1934 जो आरबीआई अधिनियम 1934 है, उसकी धारा 26 के तहत इसको जारी किया जाता है। इसमें केवल 2 कथन ठीक है, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 82, हाल ही में म्यूल हंटर .ai सुर्खियों में था, जिसका उद्देश्य सरकार वित्तीय धोखाधड़ी के लिए उपयोग किए जाने वाले म्यूल बैंक अकाउंट की बढ़ती समस्या का समाधान करना है। यह एक पहल है। ये किसकी पहल है? भारतीय रिजर्व बैंक की पहल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो धोखाधड़ी के लिए म्यूल हंटर एआई, ये किससे रिलेटेड था? ये भी आ सकता है, ये वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 83, यूरेशियन उद्बलाव जो ल्यूट्रा के संदर्भ में देखना है, इसमें कितने कथन यहाँ पर सही हैं ये बताना है। इसमें पहला ऑप्शन है, यह भारत में पाई जाने वाली एकमात्र उद्बलाव प्रजाति है, ये ऑप्शन इसमें गलत है। ये यूरेशियन उद्बलाव भारत में पाई जाने वाली एकमात्र प्रजाति नहीं है, ये हिमालय क्षेत्र जो यूरेशियन है यहाँ पर इसका पर्यायवास है, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। और भी उद्बलाव की प्रजातियां पाई जाती हैं भारत में, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत होने के बाद इसमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तीसरा तो सही है। भारत में इसका वितरण हिमालय क्षेत्र तक सीमित है, तो इसमें यहाँ पर भारत तक हिमालय क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, गलत है ये। इसमें यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन के साथ साथ उत्तराखंड में भी, अरुणाचल प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश इसमें भी पाई जाती है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 84, जल चक्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कितने कथन सही हैं। कथन सही देखना है, पहला है, गर्म वायु में अधिक जलवाष्प होती है जिससे वर्षण की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें ठीक है, जो गर्म वायु होगी उसमें अधिक जलवाष्प होगी, जो गर्म वायु होगी जलवाष्प ज़्यादा होगी उसमें, पहला ऑप्शन ठीक है। बढ़ते तापमान और वाष्पीकरण के कारण प्राय मृदा की नमी कम हो जाती है, नमी कम होगी और सूखे का खतरा यहाँ पर बढ़ जाता है। जब तापमान भी ज़्यादा होगा और वाष्पीकरण भी ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर जो नमी होगी, जो वायु होगी उसमें नमी कम होगी और सूखे की कंडीशन आ जाती है उसमें। दूसरा भी ठीक है, जल चक्र के तीव्र होने से, जो जल चक्र है उसका तीव्र होने से टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा, बाढ़ और सूखे की घटनाएं भी बढ़ जाती है। ये दोनों ऑप्शन इससे रिलेट हैं, वहाँ पर उसमें अगर ये कनेक्शन होता है तो वो ठीक ही होते हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 85, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसे देशभक्तों के बीच राजकुमार कहा था? इसमें ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी को। यहाँ पर 2025 में अभी जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इनकी 80 वर्ष जो पुण्यतिथि है, 80 वर्ष पूरे हो गए हैं और
इसमें यहाँ पर जो देशभक्तों के बीच राजकुमार कहा था महात्मा गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 86, केंद्र सरकार ने भारत में 4 नए रामसर स्थलों को शामिल करने की घोषणा की गई। 4 नए रामसर स्थल, और ये कहाँ कहाँ पर है इसमें मिलान करना है। जैसे यहाँ पर पहला दिया हुआ है उधवा झील। उधवा झील है, ये झारखंड में स्थित है, ना कि यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल में है। तो पहला ऑप्शन तो इसमें गलत है। दूसरा है यहाँ पर खेचियो पालरी आर्द्र भूमि। जो खेचियो पालरी आर्द्र भूमि है ये सिक्किम में स्थित है, ना कि तमिलनाडु में स्थित है। और सक्रा कोटई पक्षी अभ्यारण्य, ये यहाँ पर केरल में स्थित नहीं है, जबकि ये तमिलनाडु में स्थित है। ये सक्रा कोटई पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है, और खेचियो पालरी ये है सिक्किम में, और यहाँ पर उधवा झील ये है झारखंड में। तो यहाँ पर कोई भी सही नहीं है, डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 87, ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1 के संदर्भ में। अब ऐसे भी आ सकता है ये HKU1 किससे संबंधित है, सुर्खियों में रहा था। तो इसमें पहला ऑप्शन है HCOV। HKU1 की पहचान हाल ही में हांगकांग में मानव रोगजनक के रूप में की गई। मानव रोगजनक के रूप में नहीं की गई इसकी पहचान। ये कोरोना वायरस का एक ज्ञात प्रकार है जो मनुष्य में श्वसन सांस संबंधी बीमारियों का कारण बनता है, और इसे भारत में कोलकाता में एक रिपोर्ट में यहाँ पर देखा गया जो सुर्खियों में आया था। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है सांस की बूंदों और मानव के निकटवर्ती संपर्क के माध्यम से ये फैलता है। जो मानव का निकटवर्ती संपर्क होगा उसके माध्यम से ये फैलता है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 88, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें देखना है कितने कथन सही हैं। पहला है यहाँ पर प्रारंभ में भारतीय रेलवे का जो निर्माण है और संचालन निजी कंपनियों द्वारा किया जाता है। दोनों ही इसमें ठीक है, ये चीज़ें जो भी संचालन और निर्माण बोला हुआ है, पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन है रेलवे में निवेश करने वाली निजी कंपनियों को उनकी पूंजी पर न्यूनतम 5% के रिटर्न की गारंटी दी गई है। यहाँ पर जो निवेशित पूंजी है, जो भी निवेश किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा, उसके 5% रिटर्न की गारंटी भी दी गई है। दूसरा ऑप्शन भी ये ठीक है, भारत सरकार ने ये गारंटी दी है। तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी ने गवर्नर जनरल के कार्यकाल में 1853 में ब्रिटिश भारत में पहली रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने तक बिछाई गई थी। तीसरा भी ऑप्शन ठीक है, तीनों ऑप्शन ठीक है, डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 89, पृथ्वी की सतह पर विद्यमान के छिद्र भाप और ज्वालामुखी गैसों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। ये सक्रिय ज्वालामुखियों के पास छिद्र, दरार या फिसर के रूप में हो सकते हैं, या उन क्षेत्रों में हो सकते हैं जहां मैग्मा विस्फोट के पृथ्वी की भूपरपटी के ऊपर आ गया हो। इसमें यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है? इसमें किया गया है फ्यूम रोल का। जो फ्यूम रोल है, ये सारी जो कंडीशन है इसके बारे में बताया हुआ है, ये फ्यूम रोल का है, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 90 में है एमपॉक्स। जो एमपॉक्स है ये वायरस के कारण होने वाला एक रोग है, जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण ये फैलता है। और ये यहाँ पर मंकी पॉक्स वायरस पॉक्सविरिडे परिवार के आर्थ्रोपॉक्स वायरस जीनस का एक वायरस है जो मंकी पॉक्स है। इसमें पहला ऑप्शन है यह बैक्टीरिया के कारण होने वाला संक्रामक रोग है। इसमें पहला ऑप्शन तो इसमें गलत है, वायरस के कारण है, एमपॉक्स दिया ही हुआ है। जो मंकी पॉक्स है ये बैक्टीरिया के कारण नहीं, ये गर्भावस्था या बच्चे के दौरान या जन्म के दौरान बच्चे को भी संक्रमित कर सकता है। दूसरा ऑप्शन इसमें ठीक है, ऐसा हो सकता है। एमपॉक्स के लिए अभी कोई टीका उपलब्ध नहीं है। इसमें तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, एमपॉक्स के लिए टीका उपलब्ध है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन भी गलत है, पहला भी गलत है। इसमें सही पूछा हुआ है, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 91, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख तमिलनाडु में चोल राजवंश के दौरान लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रियाओं को रेखांकित करने वाला एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अभिलेख है? इसमें यहाँ पर उत्तर मैरूर शिलालेख है जो चोल राजवंश के दौरान लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रियाओं को रेखांकित करता है।
यहाँ पर उत्तर मैरूर शिलालेख। नेक्स्ट है 92, इसमें रोग दिए हुए हैं और इधर एजेंट दिए हुए हैं, कौन सा किससे रिलेटेड है। जीवाणु कौन सा होता है, जो 6 रोग होता है ट्यूबरकुलोसिस, ये जीवाणु ही होता है। और डेंगू, यहाँ पर इसमें डेंगू के बारे में, इसमें जो डेंगू है ये प्रोटोजुआ से रिलेटेड नहीं होता है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन तो गलत है। दूसरा गलत है, इसमें प्रोटोजोआ और चिकन पॉक्स यहाँ पर विषाणु सही है और मलेरिया प्रोटोजोआ सही है, तो इसमें 3 कथन ठीक है, सी आंसर यहाँ पर सही है। और जो डेंगू है ये होता है यहाँ पर जो फ्लेवी वायरस होता है उसके कारण, और ये विषाणु ही है, अगर इसके सामने विषाणु लिखा हुआ आता है डेंगू के सामने तो यहाँ पर उसी से ही है, और इसका नाम है फ्लेवी वायरस, इसके कारण होता है। जो मादा एडीज एजिप्टी मच्छर होता है उसके प्रसार के कारण होता है, और इससे जो सिम्टम्स होते हैं, बुखार होगा तेज, और जोड़ों में दर्द होगा, चकते पड़ेंगे, और जो रक्तस्रावी बुखार होगा, और यहाँ पर जो शॉक सिंड्रोम होगा, ऐसी गंभीर जटिलताएं इसमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है 93, निम्नलिखित में से कौन सा संघवाद के उस मॉडल का सर्वोत्तम वर्णन करता है जहां राज्य अपनी अद्वितीय शक्तियों का लाभ उठाकर निवेश आकर्षित करने, शासन में सुधार करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। उसको यहाँ पर क्या बोला जाता है, प्रतिस्पर्धा। जहाँ पर एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे तो प्रतिस्पर्धा संघवाद कहा जाएगा, ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 94, जो विनियोग विधेयक है, विनियोग विधेयक, इसमें आर्टिकल जो 114 है, 114, उसके बारे में यहाँ पर बोला हुआ है विनियोग विधेयक के बारे में। यह भारत की संचित निधि से धन की निकासी की शक्ति प्रदान करता है। इसमें पहला ऑप्शन ठीक है, आर्टिकल 114 में बताया हुआ है और धन की निकासी से संबंधित है, पहला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन इसमें गलत हो गया, बी वाला। इसमें मत द्वारा दिए गए अनुदान और भारित व्यय दोनों शामिल होते हैं। दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है, जो इसमें मत द्वारा और जो भारित व्यय होंगे दोनों ही इसमें शामिल होते हैं, जो विनियोग विधेयक होगा। दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है, या तो सी होगा या फिर डी होगा, पहला ऑप्शन भी गलत हो गया। अनुदान की मांग से संबंधित विधेयक के मतदान योग्य घटक में संशोधन किया जा सकता है, इसमें यहाँ पर तीसरा ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। जो अनुदान की मांग से संबंधित होगी विधेयक में मतदान योग्य संशोधन नहीं किया जा सकता, और ये संचित निधि पर भारित व्यय होता है, इसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। संसद के किसी भी सदन में इसको द्वारा से प्रख्यापित नहीं किया जा सकता है, तो इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 95, जीव हैरियोटा एविया सोरोन प्राना और हेलिचो अरेस सांचेसी, ये किससे संबंधित है। इस तरीके के क्वेश्चन आया हुआ भी है, ये 2023 में भी और 24 में भी पूछा हुआ है, ये किससे संबंधित है, सरीसृप है या कीट से संबंधित है। तो यहाँ पर ये मछली की है, जो हैरियोटा एविया सोरोन और प्राना और हेलिचो एरेस सांचेसी, तो ये डी आंसर इसका करेक्ट है। और जो अभी 2024 में पूछा गया था वो प्रजातियां कीट से संबंधित थी। अब यहाँ पर है नगोया प्रोटोकॉल किस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का ये पूरक समझौता है, इसमें ये बताना है। ये है जैव विविधता, जो नगोया प्रोटोकॉल है ये जैव विविधता से ही संबंधित है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। और ये 29 अक्टूबर 2010 को जापान के नगोया में अपनाया गया था, जबकि ये 12 अक्टूबर 2014 को लागू भी हो गया था। CBD जैव विविधता पर कन्वेंशन के पूरक कार्य करता है नगोया प्रोटोकॉल। और SDG 15 जो भूमि पर जीवन है, जो यहाँ पर SDG है उससे भी यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, अगर डायरेक्ट नहीं आएंगे तो इनडायरेक्ट हेल्प मिलती है इनसे। तो यहाँ पर 15 जो भूमि पर जीवन है, और यहाँ पर विकासशील देशों को उनकी समृद्ध जैव विविधता से आर्थिक रूप से लाभान्वित होने में ये सहायता भी करता है। और 1992 में जो जैव विविधता कन्वेंशन है इसको अपनाया गया था। नेक्स्ट है 97 में है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, जो NBA है, इससे रिलेटेड यहाँ पर पूछा हुआ है। NBA को जैविक संसाधनों तक पहुँच को विनियमित करने, लाभ साझाकरण तंत्र की देखरेख करने और जैव विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार IPR आवेदनों को मंजूरी देने के लिए अधिदेशित किया गया है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक है, इसमें ये किया गया है जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है। दूसरा है NBA के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है और वह पुनर्नियुक्ति के लिए भी पात्र होता है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, जिसे नियुक्ति का है और यहाँ पर
जो भी योजना का सवाल होता है किस मंत्रालय के तहत, और उसमें जो डाटा लिखा हुआ होता है मोस्टली गलत होता है 90% तक। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है, इसमें दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। इसमें है यहाँ पर जो केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय होता है, इसकी नियुक्त प्रक्रिया इसके द्वारा की जाती है, और जो कार्यकाल होगा, और यहाँ पर 3 वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। और ये जो CBD जो यहाँ पर जैव विविधता अधिनियम है 2002 के अनुसार अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी, वो भी 3 वर्ष के लिए की जाती है। और पुनर्नियुक्ति दूसरे कार्यकाल मतलब पुनर्नियुक्ति के लिए वो एलिजिबल होते हैं जो भी अध्यक्ष होंगे। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला आंसर इसका सही है, सही पूछा हुआ है। नेक्स्ट है 98, निम्नलिखित में से कौन से तटीय कोहरे की परिघटना को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है। यहाँ पर है तटीय कोहरे की परिघटना, जो तटीय कोहरा है उसके बारे में बताना है। इसका निर्माण तटीय क्षेत्रों के निकट ठंडी महासागरीय जलधाराओं के ऊपर से गुजरने वाली नाम वायु के संघनन के कारण होता है। बी आंसर इसमें सही है, जो तटीय कोहरे की परिघटना है। नेक्स्ट है 99, आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सशर्त अभिसरण की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। इसमें यहाँ पर पूछा हुआ है जो सशर्त अभिसरण की जो कंडीशनल कन्वर्जेंस है, इसकी यहाँ पर जो अवधारणा है बचत दर, जनसंख्या वृद्धि जैसी तुलनीय संरचनात्मक विशेषताओं वाली अर्थव्यवस्थाओं आय के समान स्थिर अवस्था स्तर पर अभिसरित होती है। सी आंसर इसमें करेक्ट है। और ये यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय, जो प्रति व्यक्ति आय होगी अपने दीर्घकालिक स्थिर अवस्था स्तर पर अभिसरित होगी। और इसमें यहाँ पर जो शामिल होती हैं विशेषताएं, बचत और निवेश दरें होंगी, जनसंख्या वृद्धि, मानव पूंजी विकास भी होगा, संस्थागत गुणवत्ता, तकनीकी प्रगति भी होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100 में है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक आइस जो 7 है, प्लास्टिक आइस 7 नामक बर्फ के चौथे स्वरूप की पुष्टि की है। प्लास्टिक आइस 7 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखना है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन है प्लास्टिक आइस 7 के अणु ठोस जालीदार संरचना को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र रूप से घूर्णन करते हैं। पहला ऑप्शन इसमें सही है, जो प्लास्टिक आइस 7 है ये ठोस जालीदार संरचना है। इसमें और भी ठोस की जगह पर कुछ और भी दिया जा सकता है, और यहाँ पर स्वतंत्र रूप से घूर्णन करने की इसमें अनुमति देती है। दूसरा है प्लास्टिक आइस 7 उच्च दबाव और उच्च तापमान पर निर्मित होती है। इसमें हाई प्रेशर होगा और हाई टेम्परेचर होगा, दोनों पर ये निर्मित होगी। दोनों ही ऑप्शन इसमें ठीक है, तो इसका आंसर सी करेक्ट है।